चैप्टर 61 पार्टी नाइट। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आरव ने अरुण तक पहुंचा दी थी। महेंद्र खुराना ने मयंक से कहकर अरुण को प्रेस कॉन्फ्रेंस के शामिल होने के लिए कहा था। अरुण अपने पापा के कहने पर खुराना मेंशन आ गया था। काफी समय बाद पूरी खुराना फैमिली एक साथ खुराना मेंशन में थी, जिसे देखकर मिसेज खुराना बहुत खुश लग रही थी। पर अरुण के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। उसे रह रहकर पाखी की याद आ रही थी। उसे उसकी कंप्लीट फैमिली पाखी के बिना इनकम्प्लीट लग रही थी, क्योंकि अब पाखी भी उस फैमिली का हिस्सा थी। सभी एक साथ स्टेज पर थे। आज मीडिया को पूरी आजादी थी। खुराना फैमिली के पिक्चर्स क्लिक करने की मीडिया का ज्यादातर फोकस उन दो हॉट डैशिंग हैंडसम लड़कों पर था जो खुराना इंडस्ट्री के वारिस थे। मिस्टर खुराना अनाउंसमेंट स्टार्ट करते हैं। वो शुरुआत अपनी जर्नी से करते हैं, कैसे उन्होंने खुराना एम्पायर को खड़ा किया। वो अपने स्ट्रगल से लेकर अपने सक्सेस तक की पूरी कहानी मीडिया को सुनाते हैं। मिस्टर खुराना की कहानी कई सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए काफी थी। वो सभी लोग जो अपनी नाकामयाबी से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उन सभी के लिए मिस्टर खुराना अपनी स्पीच से वो उन सभी लोगों के लिए मेंटोर बन गए थे। अपनी बात पूरी करने के बाद वो अपने दोनों बेटों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। साथ ही वो कुछ सोशल प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जिसे वो आम लोगों की भलाई के लिए शुरू करेंगे। इसी के साथ वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इशिता गुस्से में रिमोट उठाकर एलईडी की स्क्रीन पर फेंक देती है, जिससे वो एलईडी बंद हो जाती है। इशिता अपनी गुस्से वाली लाल आंखों से अपने डेट की तरफ देखती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है, ये थी स्पेशल अनाउंसमेंट डेट। ये था आपका प्लान। इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है डेट। ये हमारी बातों में नहीं, उल्टा हम इनकी बातों में आ गए हैं। अनुराग मेहरा अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद गुस्से से कहते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते महेंद्र। तुमने खुद मुझसे कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम अरुण और इशिता की शादी की अनाउंसमेंट करोगे। तुम इस तरह धोखा नहीं दे सकते मुझे। अनुराग अपने असिस्टेंट को बोलकर इंडिया जाने की 2 टिकटें बुक करने के लिए कहता है। इंडिया में अपने पापा की अनाउंसमेंट सुनने के बाद अरुण भी शॉक था, क्योंकि उसने अपने रिसोर्स से पता लगवाया था। उनके अकॉर्डिंग उसके पापा आज इशिता और उसकी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले थे, पर एंड में तो उसके पापा ने सब चेंज कर दिया। अरुण के चेहरे पर कंफ्यूजन को देख मिस्टर खुराना स्टेज से उतरते हुए अरुण के पास आते हैं और उसे धीरे से कहते हैं, आज शाम पार्टी में आना मत भूलना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कहकर मिस्टर खुराना अंदर चले जाते हैं। आरव अरुण के पास आकर उससे कहता है, भाई पापा ने क्या कहा? अरुण न में सर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं। अरुण मिस्टर खुराना को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके पापा आखिर करने क्या वाले हैं? रात 9 बजे खुराना मेंशन में रखी गई उस शानदार पार्टी में सभी बिजनेसमैन शामिल थे। वो पार्टी अमीर लोगों से भरी हुई थी। सभी गेस्ट आ चुके थे। अरुण भी रोहित के साथ आया था। वो अपने साथ पाखी को भी लाना चाहता था अपनी वाइफ के तौर पर अरुण जानता था अगर वो अपने साथ पाखी को लाया तो पाखी को उसके पापा और माँ की कड़वी बातें सुननी पड़ेगी। वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को देखकर ही उसने डिसाइड किया को वो पाखी नहीं ले जाएगा पार्टी में। अरुण को डर था कहीं उसके पापा पाखी की इंसल्ट ना करे, अगर ऐसा होता तो बात और बिगड़ जाती। इसलिए अरुण ने पाखी को न लाना ही सही समझा। वो जब तक उन्हें नहीं मना लेता उसने तब तक के लिए पाखी को इन सब से दूर रखना ही सही समझा। अरुण, रोहित, आरव और माही चारों एक साथ खड़े थे। तभी पार्टी के होस्ट मिस्टर खुराना हाथ में माइक लिए सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहती है, आज मैं काफी समय बाद आप लोगों के बीच हूँ। मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ मेरी खुशी में शामिल होने आए। आज इस पार्टी की 2 वजह है। मिस्टर खुराना अरुण को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे ने मेरे बाद इस कंपनी को अच्छे से संभाला। टॉप 5 रहने वाली कंपनी को नंबर 1 बनाने का क्रेडिट मेरे बेटे अरुण को जाता है। मिस्टर खुराना अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अरुण ने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला है। मिस्टर खुराना की बातें सुनकर माही और आरव एक दूसरे की शक्ल देखते हुए कहते हैं, आज सुबह ही तो पापा ने कहा था भाई गैर जिम्मेदार है और अभी देखो कैसे भाई को मक्खन लगा रहे हैं। मिस्टर खुराना आगे कहते हैं, अब मैं इन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा और बढ़ाने वाला हूं। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा इस जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाएगा। अपने पापा की बातें सुन अरुण उन्हें कौड़ नजरों से देखता है। वो समझ जाता है कि उसके पापा आगे क्या कहने वाले हैं। तभी मिस्टर खुराना आगे कहते हैं, नेक्स्ट मंथ अरुण की शादी है। ये सुनते ही पूरे हॉल में सब गॉसिप करने लगते हैं। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, मिस्टर खुराना कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसे आप अपनी बहू बनाने वाले हैं? उस शख्स की बातों का रिप्लाई करते हुए मिस्टर खुराना कहते हैं, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मिस्टर खुराना की अनाउंसमेंट सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों में हलचल हो जाती है। इतने बड़े खानदान से आखिर कौन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा।
वो सभी लोग मिसेज खुराना से अपनी अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां अरुण को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो। वो सभी उस अनाउंसमेंट के बाद अरुण के आगे पीछे घूमने लगती है। अरुण को इम्प्रेस करने के लिए वो सभी लड़कियां अरुण को चारों ओर से घेर लेती है। माही, आरव और रोहित अरुण को उन लड़कियों के बीच घिरा देखकर उसकी हालत पर हंसने लगते हैं। अरुण को देखते हुए रोहित आरव से कहता है, सारे मजे इसी के हैं, शादी भी हो गई और लड़कियों को देखो कैसे इसके आगे पीछे घूम रही है जैसे मधुमक्खियां फूलों पर मंडराती है। भाई का चाम ही कुछ ऐसा है, आरव हंसते हुए कहता है। दोनों की बातों पर माही कहती है, ये लड़कियां कितना भी भाई के आगे पीछे मंडरा ले भाई का दिल नहीं जीत सकती, भाई तो ऑलरेडी अपना दिल पाखी को दे चुके हैं। रोहित वाइन की सिप लेते हुए कहता है, वैसे अंकल ने अच्छा फंसाया है इसे, अब देखता हूं ये क्या करता है। चैप्टर 62 अरुण का एक्सीडेंट होना। अरुण के पीछे पीछे घूमती लड़कियां जो अरुण को रिझाने की जद्दोजहद में लगी थी। अब अरुण उन सभी लड़कियों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अरुण की ऐसी हालत देखकर रोहित को हंसी आ रही थी। लड़कियों के बीच में घिरा अरुण रोहित के मुस्कुराते चेहरे को घूर कर देखते हुए मन ही मन कहता है, हंस ले बेटा, मेरा भी टाइम आएगा। तभी रोहित वाइन पीते हुए अरुण के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहता है, क्या तेरी इन लड़कियों के साथ एक फोटो क्लिक करके पाखी को सेंड कर दूं? अरुण रोहित को तीखी नजरों से देखता है और फिर उस पर पलटवार करते हुए कहता है, वैसे काव्या और चिराग दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे ना। रोहित जो वाइन पी रहा था उसके मुंह से वाइन बाहर आ जाती है और वो अरुण को घूरकर देखते हुए कहता है, काव्या उस जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। अरुण अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्यों, वो तुझे पसंद करती है क्या? रोहित अरुण को हैरानी से देख रहा था। तभी अरुण आगे कहता है, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? कल काव्या के उस सवाल ने सब क्लियर कर दिया था। रोहित अरुण को मक्खन लगाते हुए कहता है, तो फिर उसे बोलना यार हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। अरुण, उससे टाइम दे थोड़ा। दोनों ऐसे ही वहां खड़े बातें करने लगे थे। कुछ समय बाद सभी गेस्ट चले जाते हैं। खुराना मेंशन में अब सिर्फ खुराना फैमिली ही थी। अरुण मिस्टर खुराना के पास आता है और रूडली टोन में उनसे बात करता है, आपने जो आज किया आपको क्या लगता है मैं अपना डिसीजन चेंज कर दूंगा? कभी नहीं, मैं शादीशुदा हूं और मेरी वाइफ की जगह कोई और नहीं ले सकता। मिस्टर खुराना जो इतने देर से खड़े चुपचाप अरुण की बातें सुन रहे थे, वो अब अरुण के ऊपर बॉम्ब की तरह फट पड़ते हैं। मैं इस शादी को नहीं मानता और न ही मैं कभी उस लड़की को कभी इस घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। एक बात अरुण अच्छे समझ लो, तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूं। तुम्हारी उस 2 दिन की मोहब्बत के लिए मैं अपनी रेपुटेशन को यूएसए खराब नहीं होने दे सकता। अरुण गुस्से से कहता है, आपको अपनी इस रेपुटेशन के आगे और कुछ दिखता भी है? आपकी फैमिली आपके बच्चों की खुशियों से बढ़कर आपके लिए आपकी वो सो कॉल रेपुटेशन है। तो ठीक है, आप रखिए अपनी रेपुटेशन को संभाल कर, क्योंकि मैं जा रहा हूं और ऐसा कुछ नहीं करने वाला जैसा आप चाहते हैं। अरुण गुस्से में खुराना मेंशन से चला जाता है। मिसेज खुराना, माही, आरव खड़े होकर बस उन दोनों की आर्ग्यूमेंट देख रहे थे। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन्हें रोक सके। माही को अपने घर में ट्रिबुलेशन देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसके पापा और भाई के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहेंगे। साथ ही उसे अब खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने प्यार क्यों किया? जब उसके भाई के रिलेशन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसके प्यार को कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अपने पापा की तरफ देखती है और उन्हें देखते हुए एक डिसीजन लेती है कि वो मयंक से ब्रेकअप कर लेगी। आरव भी मन ही मन यही सोच रहा था कि उसके पापा इतने स्टबन क्यों हैं, क्यों नहीं वो भाई के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते। अरुण जो गुस्से में मेंशन से निकला था, वो कार फास्ट ड्राइव कर रहा था। वो अपने पापा की कही बातों को याद करते हुए कार को और ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा था। अरुण का ध्यान जो ड्राइविंग पर कम और अपने पापा की कही बातों पर ज्यादा था, वो सामने से आ रही गाड़ी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। वो कार नजदीक आते हुए तेज तेज हॉर्न देने लगती है। हॉर्न की आवाज सुनकर अरुण का ध्यान सामने से आ रही कार पर जाता है। वो कार टकराने ही वाली होती है कि तभी अरुण टर्न ले लेता है। अचानक लिए गए टर्न से अरुण की कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। दूसरी कार को जो शख्स ड्राइव कर रहा था, वो जल्दी से अपनी कार का ब्रेक लगता है और अपनी कार से निकलकर अरुण के पास आता है। अरुण जिसका सर स्टीयरिंग पर था, वो शख्स उसके सर को उठाकर सीट से लगा देता है। अरुण के सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। वो शख्स जल्दी से अरुण को अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। पाखी जो विला में बैठी बार बार क्लॉक की तरफ देख रही थी, कहती है, 1:11 बज रहे हैं, ये अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए? पाखी को अब अरुण की चिंता होने लगी थी। वो कभी क्लॉक की तरफ देखती तो कभी डोर की तरफ। तभी पाखी अपना फोन उठाकर फोन करने लगती है।
वो शख्स जो अरुण को हॉस्पिटल ले आया था, वो अरुण का फोन रिंग होता देख कॉल पिक करता है। कॉल पिक होते ही पाखी कहती है, कहाँ है आप और कितना टाइम लगेगा आपको घर आने में। दूसरी तरफ वो शख्स पाखी की लविंग सॉफ्ट वॉइस सुनकर स्तब्ध खड़ा रह जाता है। पाखी के 2-3 बार हेलो कहने पर वो शख्स जैसे अपने होश में आता है और कहता है, देखिए अभी जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर आप पैनिक मत होइएगा। पाखी अनजान शख्स की आवाज सुनकर परेशान होते हुए कहती है, आप कौन बोल रहे हैं। तभी वो शख्स आगे कहता है, जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये सुनते ही पाखी शॉक हो जाती है और वो अपनी लड़खड़ती हुई आवाज में उससे शख्स से हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है। थोड़ी ही देर बाद पाखी चिराग के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पाखी की आंखें नम थी, वो बस जल्द से जल्द अरुण मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। चैप्टर 63 ए शॉकिंग फेस और ओल्ड मेमोरीज। पाखी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भाग रही थी। भागते हुए पाखी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो जैसे ही गिरने को होती है कि 2 मजबूत हाथों से थाम लेते हैं। पाखी उस अनजान शख्स को देखती है। जैसे ही वो शख्स पाखी का चेहरा देखता है, वो शॉक हो जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, पाखी यहाँ, वो भी ऐसी हालत में जहां उस शख्स ने पाखी को पहचान लिया था, तो वही पाखी उसे नहीं पहचान पाई थी। पाखी सही से खड़े होते हुए उस शख्स से कहती है, क्या आपने ही कॉल किया था। वो शख्स हाँ में अपना सर हिलाता है। पाखी रोते हुए उससे पूछती है, कहाँ है वो। वो शख्स ओट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ है वो। पाखी धीमे कदमों से आगे बढ़ती है और ओट के डोर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। चिराग जो गाड़ी को पार्क कर रहा था, उसने खुराना मेंशन में कॉल करके अरुण के बारे में बता दिया था। मिस्टर खुराना अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल आ गए थे। वो चिराग के साथ अंदर आते हुए उससे पूछते हैं, अरुण कहाँ है। चिराग, जिसे पाखी दूर से दिख गई थी, वो उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, वहाँ है। मिसेज खुराना एक लड़की को वहां खड़े देखकर वो समझ जाती है कि ये वही है जिसने उनके बेटे को उनसे छीना है। मिसेज खुराना तेज कदमों से सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। वो उनकी तरफ पीठ किए हुई खड़ी पाखी के पास आकर उसे एक हाथ से अपनी तरफ पलटकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। पाखी, जो पहले से ही अरुण की हालत को देखकर बेसुध सी खड़ी थी, वो अचानक पड़े थप्पड़ से खुद को संभाल नहीं पाती और धक से फ्लो पर गिर जाती है। पाखी के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही उस अनजान शख्स ने अपने मुट्ठी गुस्से में कस ली थी। मिसेज खुराना बिना किसी की परवाह किए पाखी को सुनाने लगती है, तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा आज इस हालत में है। अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं आती तो मेरा बेटा आज यहाँ नहीं होता। मिसेज खुराना सारी चीजों के लिए पाखी को जिम्मेदार ठहरा देती है। वो सभी गलतियों का दोष पाखी को देती है। वो बिना किसी चीज की परवाह किए पाखी को सुनाए जा रही थी। पाखी अपने थप्पड़ पड़े गाल पर एक हाथ लगाए फ्लो पर बैठे हुए ही मिसेज खुराना की सारी कड़वी बातें सुन रही थी। उनकी बातों से पाखी के आंसू और ज्यादा बहने लगे थे। मिसेज खुराना पाखी को धिक्कारते हुए कहती है, तुम्हें तो शर्म से मार जाना चाहिए। तुमने एक लड़के को उसके परिवार से दूर कर दिया। मिसेज खुराना की बातों का पाखी पर असर दिखने लगा था। अब वो इन सबके लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी। पाखी अपनी हिम्मत जुटाकर खड़ी होती है और मिसेज खुराना की तरफ मुड़ती है। मिस्टर खुराना, जो मिसेज खुराना के जस्ट पीछे ही खड़े थे, वो दोनों पाखी का चेहरा देखकर शॉक हो जाते हैं। उनके शब्द उनके मुंह में ही रह जाते हैं। वो आगे पाखी को कुछ बोल नहीं पाते। तो वही पाखी भी अपने सामने उन दोनों को देखकर कुछ बोलना चाहती थी, पर उसकी आवाज उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वो मुंह तो खोलती है पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पाखी अपने दोनों हाथों को उनके सामने जोड़कर खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले वहां से भागते हुए हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। मिस्टर एंड मिसेज खुराना पाखी को देख शौक थे। वो बस उसे वहां से जाते हुए देखते रह जाते हैं। तभी मिस्टर खुराना मिसेज खुराना की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या ये वही है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पाखी, जो हॉस्पिटल से निकलकर सड़क किनारे बस भागे ही जा रही थी, वो रुकती है और चीख चीख कर रोने लगती है। वो रोते हुए खुद से कहती है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार सबके दर्द की वजह हम ही क्यों बनते हैं? क्या हम इतने बुरे हैं? कोई हमारे साथ रहना नहीं चाहता, सब हमें छोड़कर चले जाते हैं। पाखी के आंसू जो लगातार बहे जा रहे थे, अब उसे फील हो रहा था कि उसका सर भारी हो गया है। पाखी दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेती है। धीरे धीरे कर पाखी की आंखें बंद होने लगती है और वो कुछ ही सेकंड्स में फैंट हो जाती है। एक शख्स जो पाखी के पीछे ही हॉस्पिटल से निकला था, वो उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां पाखी फैंट हुई थी। वो सड़क के किनारे बेहोश गिरी पाखी को अपने बाहों में उठाता है और उसे अपनी कार की बैक सीट पर लेटा देता है। खुद ड्राइविंग सीट पर आकर वो कार ड्राइव कर वहां से चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर्स ऑट से बाहर आते हैं।
अरुण का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और वो खतरे से बाहर था, पर उसे होश अभी तक नहीं आया था। पूरी खुराना फैमिली हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थी। मिस्टर और मिसेज खुराना को बार बार पाखी चेहरा याद आ रहा था। दूसरी तरफ वो शख्स पाखी को अपने घर ले गया था। वो पाखी को अपनी बाहों में उठाकर उसे एक रूम ले जाकर लेटा देता है। वो शख्स पाखी को ब्लैंकेट ओढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करता है और रूम्स निकलकर दूसरे रूम में चला जाता है। वो शख्स उस रूम के वॉल पर हैंग हुई एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने खड़ा होकर उसे निहारने लगता है। वो पेंटिंग एक लड़की की थी। उस पेंटिंग में वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाथ में बुक्स, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, हवा में लहराते खुले काले लंबे बाल। वो लड़की उस पेंटिंग में जैसे जान डाल रही थी, उसकी दो बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जैसे बातें कर रही हो। वो शख्स उस पेंटिंग के सामने खड़ा उस पेंटिंग को निहारते हुए कहता है, 5 साल हो गए पाखी, कभी सोचा नहीं था तुम ऐसे मिलोगी। वो शख्स उस पेंटिंग को देखते हुए अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। 5 साल पहले लखनऊ आर्ट फैकल्टी कॉलेज के ग्राउंड में कुछ लड़के बैठे मस्करी कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, ऋषभ चलना यार, न्यू कमर्स की रैगिंग करते हैं। ऋषभ अपने कंधे से उस लड़के का हाथ हटाते हुए कहता है, मेरा मूड नहीं है, तू जा, वैसे भी न्यू बैच वालों को कुछ नहीं आता, एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ है सबके सब। ऋषभ की बातें सुन वो लड़का कहता है, बात तो तेरी सही है, पर यहाँ बैठे बोर होने से अच्छा है उन बेवकूफ़ों से ही थोड़े मजे ले लूं। कहते हुए ऋषभ का दोस्त रिवान वहां से चला जाता है। उसके साथ ही बाकी के भी सारे एक एक कर उठकर चले जाए हैं। ऋषभ अकेला बैठा वही ग्राउंड में हल्की उगी घासों पर लेट जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी मौसम बदलता है और तेज तेज हवा चलने लगती है। हवा से ऋषभ की आंखों में धूल चली जाती है। ऋषभ अपनी आंखें मलता हुआ उठकर बैठ जाता है। अभी ऋषभ अपनी आंखें मल ही रहा था कि सामने से आ रही एक लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। वो अपनी अर्ध खुली आंखों से उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की हवा में उड़ रहे अपने दुपट्टे को संभाल रही थी। उसके काले खुले लंबे बाल भी हवा की दिशा में ही लहरा रहे थे। वो लड़की कभी अपने दुपट्टे को तो कभी अपने बालों को ठीक कर रही थी, पर हवा की वजह से वो दोनों ही उससे संभल नहीं रहे थे। पिंक व्हाइट कॉलर के सूट में वो किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। कोई उसे एक बार देख ले तो वो उस पर से अपनी नजरें हटाना ही भूल जाए। उसकी वो काली खूबसूरत बड़ी आंखें जिन्हें वो एक हाथ से छुपा रही थी, उन आंखों में एक बार कोई देख ले तो देखना वाला शख्स खुद को ही भूल जाए। कुछ गिरने की आवाज आती है और पेंटिंग के सामने खड़ा शख्स अपनी यादों से बाहर आता है। वो रूम से निकलकर बाहर देखता है तो उसका दोस्त रिवान वाश को उठाकर रख रहा था, जो उसके पैरों से टकराकर गिर गया था। रिवान वाश को रखते हुए कहता है, ऋषभ तुझे कितनी बार बोला है यार, इस वाश को यहाँ से हटा दे, मैं जब भी आता हूँ ये मुझसे टकरा जाता है। ऋषभ रिवान की बात को इग्नोर कर सीरियस टोन में कहता है, वो मिल गई। चैप्टर 64 पाखी का ऋषभ को सुनाना। ऋषभ रिवान की बात को इग्नोर कर कहता है, वो मिल गई। रिवान चौंकते हुए कहता है, क्या सच में? देख, अगर तू मजाक कर रहा है तो मैं बता दूं तुझे, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। ऋषभ चुपचाप खड़ा शांति से रिवान की एक्साइटमेंट को देख रहा था। वो रिवान को अपनी पलकें झपका कर हाँ कहता है। रिवान जल्दी से ऋषभ के गले लगते हुए कहता है, भाई पार्टी तो बनती है, फाइनली भाभी मिल गई। रिवान के ये कहते ही ऋषभ का चेहरा उतर जाता है। ऋषभ को उदास देखकर रिवान कहता है, क्या हुआ ब्रो, सेलिब्रेशन का टाइम है और तू सैड हो रहा है? ऋषभ सोफे पर बैठते हुए कहता है, उसने शादी कर ली है। ऋषभ की बात सुनते ही रिवान की खुशी एक सेकंड में गायब हो जाती है और वो चौंकते हुए कहता है, क्या? ऋषभ हम्म में कहता है। रिवान ऋषभ के चेहरे पर उभरे उस दर्द को देखकर कहता है, तूने तो उसका इतना वेट किया, क्या वो तेरे आने का थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकती थी? ऋषभ कहता है, कैसी करती, क्या मैंने उससे कभी कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ उससे, वो मेरा इंतजार करे? रिवान रूड टोन में कहता है, बहुत जल्दी एहसास हो गया आपको इस बात का, जब तेरे आगे पीछे घूमकर ये कह रहा था, बोल दे अपने दिल की बात वरना कोई और ले जाएगा उसे। तब तो तुझे मैं मक्खी जैसा लग रहा था, भिन भिन करता हुआ। ऋषभ घूर कर रिवान को देखता है, मुझे ऐसे मत देख, भाभी के लवर को जाकर देख, ऐसे तभी वो भाभी का पीछा छोड़ेगा। ऋषभ हॉस्पिटल में उसने जो भी देखा सुना सब बता देता है। रिवान खुश होते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है यार, उस लड़के की फैमिली भाभी को पसंद नहीं करती, बस अब कैसे भी उसे रास्ते से हटाना है, फिर तो तेरी लाइन क्लियर है। ऋषभ दर्द भरे टोन में कहता है, पर पाखी तो उससे प्यार करती है, तू भी पाखी से प्यार करता है, तेरे प्यार का क्या? जब से तू लौटा है तू उसे ही ढूंढ रहा है, तू उसे लखनऊ से ढूंढते हुए दिल्ली तक आ गया और आज जब वो मिल गई है तो तू उसे जाने देगा? रिवान ऋषभ को समझाते हुए कहता है।
ऋषभ और रिवान की बातों में पूरी रात निकल जाती है और रिवान जवाई लेते हुए कहता है, तू बैठकर सोच, मैं जा रहा हूं सोने। कहते हुए रिवान अपने रूम में चला जाता है सोने। ऋषभ वही बैठा रिवान की बातों को सोच रहा था। उसे पाखी को इस तरह अपने पास रखना गलत लग रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अरुण को होश आ गया था। वो होश में आते ही पाखी का नाम लेता है। अरुण अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसका पूरा परिवार खड़ा था, पर उसकी आंखें जिसे ढूंढ रही थी बस वही वहां नहीं थी। सबके जाने के बाद रोहित अरुण के पास आता है। अरुण जिससे बोलने में तकलीफ हो रही थी, रोहित उसके मन की बात अच्छे से समझ रहा था। अरुण क्या कहना चाहता है। रोहित कहता है, पाखी हॉस्पिटल आई थी, आंटी ने उससे बहुत बुरा भला कहा और उसके बाद वो हॉस्पिटल से चली गई। चिराग उसे कल रात से ही ढूंढ रहा है, पर वो अभी तक नहीं मिली। काव्या से मेरी बात हुई थी। पाखी फ्लैट भी नहीं गई। काव्या भी उसे सब जगह देख रही है, पर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। अरुण ये सुनते ही पैनिक हो जाता है। उसे पाखी की चिंता होने लगती है। अरुण बेड से उठकर जाने लगता है। रोहित उसे वापस से बेड में लेटाते हुए कहता है, तू अभी इस हालत में नहीं है, कहीं जा सके मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे। रोहित कहता है। अरुण बहुत मुश्किल से कह पाता है, पर गई कहाँ होगी वो यहाँ किसी को नहीं जानती, वो ठीक तो होगी ना। कहते हुए अरुण की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिरने लगी थी। रोहित अरुण से प्रॉमिस करते हुए कहता है, मैं उसे लेकर आऊंगा तेरे पास, वो जहां भी होगी मैं लेकर आऊंगा उसे। ऋषभ के घर में पाखी चीखते हुए उठती है। पाखी अपने चारों तरफ देखती है। खुद को अनजान जगह देखकर पाखी जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। पाखी की चीख सुनकर ऋषभ भी जल्दी से उसके रूम में आ गया था। पाखी अपने सामने खड़े शख्स को देखकर कहती है, आप। पाखी कुछ और सोचती या कहती। ऋषभ जल्दी से कहता है, वो तुम मुझे सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली थी, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया। कहते हुए ऋषभ की टोन स्लो हो गई थी। पाखी उसे थैंक्स कहती है और जाने लगती है। ऋषभ पाखी को रोकते हुए कहता है, तुम जा कहाँ रही हो। पाखी, हॉस्पिटल। ऋषभ स्लो टोन में कहता है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। पाखी उसकी बातें सुन हैरानी से उसे देखने लगती है। मैंने देखा कल तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया था। ऋषभ की बातें सुन पाखी गुस्से से भर जाती है और वो उसे वॉर्न करते हुए कहती है, मिस्टर व्हाटएवर योर नेम, आपने हमारी जान बचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बट आपका कोई हक नहीं बनता आप हमारी फैमिली के बारे में बातें बनाए। वो हमारी फैमिली है, वो जैसे चाहे हमें ट्रीट कर सकते हैं, उनका हक है हमें बातें सुनाने का, हम पर गुस्सा करने का, पर आपका कोई हक नहीं बनता। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे और आगे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। एंड थैंक यू सो मच, कल आपने हमारी हेल्प की और हमें यहाँ ले आए। पाखी अपने हाथ जोड़कर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहती है और वहां से चली जाती है। वो बाहर आकर ऑटो लेकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। ऋषभ बस उसे वहां से जाते देखता रह जाता है। ऋषभ के फेस पर एक दर्द था, वो दर्द पाखी की बातों का था या उसका उससे दूर जाने का, ये तो सिर्फ ऋषभ ही जानता था। रोहित काव्या के साथ दिल्ली की सड़कों पर पाखी को ढूंढ रहा था। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि पाखी कहाँ जा सकती है। जब काफी देर तक ढूंढने पर भी पाखी नहीं मिलती तो वो दोनों थक हार कर वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। पाखी जो एंट्रेंस पर खड़ी कल रात की बातों को सोचते हुए मन ही मन खुद से कहती है, हमारे वहां जाने से कहीं आंटी जी को फिर से गुस्सा तो नहीं आ जाएगा, पर हम उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहता है। पाखी खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। तभी काव्या को हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पाखी खड़ी दिखती है। काव्या जल्दी से दौड़कर पाखी को अपने गले लगा लेती है और उसे वैसे ही हक किए हुए पूछती है, तुम ठीक तो है न। पाखी हम कहती है। रोहित पाखी के पास आते हुए कहता है, आप कहाँ थी, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। पाखी, रोहित जी हम ठीक है, आप ये बताए वो कैसे है। रोहित, जब से होश में आया है तुम्हें ही ढूंढ रहा है। पाखी खुश होते हुए अपने कदम हॉस्पिटल के अंदर बढ़ाती है कि एक कदम बढ़ाकर रुक जाती है। रोहित पाखी को यूं करते हुए देखकर कहता है, अंकल आंटी मेंशन गए हैं, आरव और माही ही है, आप जाकर उससे मिल सकती है। रोहित की बात सुनकर पाखी खुश हो जाती है और वो तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अरुण के रूम के बाहर उसे आरव और माही मिलते हैं। वो उन दोनों को देखकर हिचकिचा जाती है। माही बेड से उठकर पाखी के पास आती है और उसके गले लगते हुए कहती है, आप ठीक तो हैं ना भाभी। माही के मुंह से खुद के लिए भाभी वर्ड सुनकर पाखी की आंखें नम हो जाती है। पाखी भी माही को गले से लगा लेती है। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के गले लगा देखकर आरव मजाकिया अंदाज में कहता है, चीकू ये मेरी भी भाभी है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूं। आरव की बातें सुनकर माही पाखी से अलग होती है और उसे घूरकर देखने लगती है। आरव माही को पूरी तरह इग्नोर करके पाखी से कहता है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा,
मैं कौन हूँ और हमारा क्या रिलेशन है? आरव की बातों पर पाखी मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाती है। वैसे भाई की चॉइस बहुत खूबसूरत है, क्या आपकी कोई छोटी बहन है भाभी? आरव माहौल खुशनुमा करते हुए कहता है। आरव की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। पाखी ना में अपना सर हिलाती है। आरव सेड होते ही कहता है, ओ माय बैड लक। पाखी जो कब से रूम के अंदर जाने का वेट कर रही थी। काव्या पाखी की हालत को समझते हुए कहती है, अगर सबका हो गया हो तो क्या दो लव बर्ड्स अब मिल सकते हैं? बेचारे कब से एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे हैं। काव्या की बातें सुनकर एक बार फिर सब हंसने लगते हैं। काव्या और माही एक दूसरे को आंख मारते हैं और पाखी को रूम के अंदर धक्का दे देती है। चैप्टर 65 कितनी मोहब्बत है। काव्या और माही दोनों ही पाखी को रूम के अंदर धक्का दे देती है। पाखी जैसे ही अंदर आती है, अरुण को देखते ही उसकी आंखें नम हो जाती है। अरुण बेड के सहारे टिक कर बैठा था। पाखी को देखते ही उसके चेहरे पर एक सुकून दिखता है। पाखी धीमे कदमों से चलकर अरुण के पास आकर बैठते हुए उसे हक कर लेती है। अरुण जो न जाने कब से तड़प रहा था पाखी के लिए, वो पाखी के गले लगते ही उसे कसकर पकड़ लेता है। पाखी की नम आंखों से अब आंसू मोती की तरह गिरने लगते हैं। अरुण भी अपनी आंखें बंद किए उसे गले से लगाए बैठा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों बाद मिल रहे हो एक दूसरे से। वो 24 घंटे की जुदाई दोनों को एक सदियों जैसी लग रही थी। उन दोनों को भी नहीं पता चला कब उन्हें एक दूसरे से इतना प्यार हो गया था। पाखी तो अरुण से अलग ही नहीं होना चाह रही थी, तो वहीं अरुण की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वो दो हंसों के जोड़े जैसे लग रहे थे। पाखी अपने आंसू साफ करती है और अरुण से अलग होती है। पाखी अपनी लड़खड़ाती आवाज में अरुण से पूछती है, क्या आप ठीक है? अरुण उसे बेहद प्यार से कहता है, तुम आ गई हो ना, अब ठीक हो जाऊंगा। पाखी अपने एक हाथ से अरुण के गाल को छूती है। अरुण पाखी के उस हाथ को पकड़ पाखी के सर को अपने सर से छूते हुए दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर कोई उन दोनों को उस वक्त देखता तो वो यही कहता है, कितनी मोहब्बत है इन्हें। वाकई उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हो। वो एक दूसरे से अलग हुए तो शायद जी ना पाए। पाखी अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अरुण से दूर होती है। पाखी वही रखी अरुण की नाश्ते की प्लेट उठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। अरुण बहुत प्यार से पाखी की आंखों में देखते हुए उसके हाथों से खा रहा था। पाखी अरुण को उसकी मेडिसिन देती है। वो आगे अरुण से कुछ कहती कि तभी एकदम से सब अंदर आ जाते हैं। काव्या उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है, ओहो बड़ा टाइम लगा, तुम दोनों को कर क्या रहे थे? पाखी काव्या को घूर कर देखती है। रोहित जो अरुण की फीलिंग्स को अच्छे से समझता था, वो अरुण का साथ देते हुए काव्या से कहता है, ये दो प्यार करने वालों के बीच की बात हार्टलेस लोगों को कहाँ समझ आएगी। रोहित की बातों पर काव्या उसे तीखी नजरों से देखती है और मन ही मन खुद से कहती है, अच्छे से समझ रहे हैं मिस्टर बंदर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पर इतनी आसानी से आपकी दाल नहीं गलने वाली, थोड़े और एफर्ट्स करो। खुराना मेंशन में जब से मिस्टर और मिसेज खुराना ने पाखी को देखा था, वो जैसे कहीं खो से गए थे। मिसेज खुराना को एहसास होता है उस दिन उन्होंने किसी और लड़की को ही पाखी समझकर इतनी बातें सुना दी थी। आज जब उन्होंने पाखी को देखा तो उन्हें जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पाखी का चेहरा उन्हें किसी की याद दिला रहा था। मिस्टर खुराना मिसेज खुराना को खुद में खोया देख उनसे कहते हैं, यकीन करना मुश्किल है ना? मिसेज खुराना मिस्टर खुराना की बातें सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, क्या महेंद्र सच में ये वही है या फिर सिर्फ इस लड़की की शक्ल ही उनसे मिलती है? महेंद्र खुराना, यही तो पता करना है। अनुराग ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया है और मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। पता तो करना पड़ेगा 22 साल पहले जो हुआ था उसमें कितनी सच्चाई थी। मिसेज खुराना हमें अपना सर हिलाती है। दूसरी तरफ पाखी के जाने के बाद ऋषभ सोफे पे बैठा एक बाद एक ड्रिंक पिए ही जा रहा था। जब रिवान उठकर हॉल में आता है और काउंटर पर ऋषभ को ड्रिंक करता देखता है तो वो उससे पूछता है, क्या हो गया भाई, आज इतने टाइम बाद ड्रिंक कर रहा है, वो भी अकेले अकेले? ऋषभ जो बोतल से ही पी रहा था वो सिप लेकर कहता है, वो चली गई। रिवान ये सुनकर फिर से हैरान हो जाता है और उससे कहता है, तूने उसे जाने क्यों दिया? क्या तूने उससे बात की? ऋषभ नामे अपना सर हिलाता है। रिवान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ऋषभ उसे बोलने का मौका न देते हुए कहता है, वो अपनी दुनिया में खुश है और मैं उसके दुख की वजह नहीं बनना चाहता। वो जहां भी रहे खुश रहे। मैं उससे अब कभी नहीं मिलना चाहता। रिवान इसके आगे कुछ नहीं कहता है। मिस्टर खुराना अनुराग मेहरा से मिलने उसके घर गए थे। मिस्टर खुराना और अनुराग मेहरा दोनों लिविंग एरिया में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। अनुराग मेहरा नाराजगी भरे टोन कहते हैं, आपने जो भी वादे किए थे आपने उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। जब आपको वो करना ही नहीं था तो आपने कहा क्यों था? महेंद्र खुराना अनुराग मेहरा की बातों को इग्नोर कर उल्टा उनसे ही सवाल करते हुए कहते हैं, आकाश के परिवार में से क्या अभी भी कोई जिंदा है?
अचानक ये सवाल सुनते ही अनुराग मेहरा को 22 साल पहले जो हुआ वो सब याद आने लगता है। वो हैरान परेशान होते हुए कहते हैं, भाई साहब का परिवार तो एक्सीडेंट में ही चल बसा। अगर कोई बचता तो आज वो मेहरा इंडस्ट्री का वारिस होता। पर आप अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप तो सब जानते ही हैं, उस भयानक रात ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। सब खत्म हो गया उस एक रात में, अनुराग मेहरा सेध होते हुए कहते हैं। उनकी आंखें भी नम थी। 22 साल हो गए उस हादसे को। अनुराग मेहरा मन ही मन कहते हैं, क्या हो गया इसे आज ये अचानक से वो सब क्यों पूछ रहा है? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? जहां एक तरफ अनुराग मेहरा के मन में ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मिस्टर खुराना सुन तो रहे थे, पर उन्हें अनुराग मेहरा की बात पर उनका मन नहीं हो रहा था मानने का, उनकी बात पर भरोसा करने का। मिस्टर खुराना मन ही मन खुद से कहते हैं, कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानता। सालों पहले मैंने अनुराग की बातों का भरोसा कर लिया था, पर जब से उस लड़की को देखा है ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। पता तो करना पड़ेगा आखिर 22 साल पहले हुआ क्या था। मिस्टर खुराना को सोच में डूबा देख अनुराग कहता है, आपने अरुण और इशिता की शादी की अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? अनुराग मेहरा का सवाल सुनकर मिस्टर खुराना एक लंबी सांस लेते हैं और अफसोस के साथ कहते हैं, अरुण ने शादी कर ली है। अरुण की शादी की बात सुनते अनुराग मेहरा के पैरों तले से तो जमीन खिसक गई थी। उनके सारे सपने एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गए। अनुराग मेहरा रुडेली टोन में कहता है, क्या कह रहे हैं आप? अरुण ऐसा कैसे कर सकता है? अनुराग को बीच में ही रोकते हुए मिस्टर खुराना कहते हैं, ये सच मुझे भी कल ही पता चला है। अनुराग मेहरा, आपने इस शादी को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मिस्टर खुराना, मैं एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक बाप भी हूं। पहले भले ही मैंने उसकी शादी को एक्सेप्ट न किया हो, पर कल जब मैंने अपने बेटे को जिस हाल में देखा, उसे देखकर एक बाप जीत गया और एक बिजनेसमैन हार गया। अनुराग मेहरा मिस्टर खुराना की बातें सुनकर गुस्से से तमतमा जाते हैं। वो कुछ कहते उससे पहले ही इशिता उनके पीछे से कहती हुई आगे आती है, ये तो अच्छी बात है अंकल, आपने अरुण की शादी को एक्सेप्ट कर लिया। मैं बहुत खुश हूं अरुण के लिए। अपनी बेटी की बातें सुनकर अनुराग मेहरा उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कोशिश कर रहे हो समझने की उनकी बेटी के दिमाग में चल क्या रहा है। मिस्टर खुराना इशिता की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, इशिता तुम अरुण की बचपन की दोस्त हो, मैं जानता हूं तुम्हें हट हुआ होगा। अरुण की शादी की खबर सुनकर इशिता बीच में ही कहती है, अरे नहीं अंकल, अरुण की खुशी में ही मेरी खुशी है। अरुण खुश है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मिस्टर खुराना इशिता के सर पर हाथ रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। इतने देर से अनुराग मेहरा ने खुद का गुस्सा कंट्रोल कर रखा था। मिस्टर खुराना के जाने के बाद वो फट पड़ते हैं। इशिता अपने डेड को समझाते हुए कहती है, डोंट वरी डेड, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। सब पहले जैसा करने के लिए एक इंसान को तो मरना ही होगा। अनुराग मेहरा सवालिया नजरों से इशिता को देखते हुए पूछते हैं, किसे मरना होगा? इशिता डेविल स्माइल करते हुए कहती है, उसी को जो मेरे और अरुण के बीच आए है। ध्यान रखना इसकी खबर किसी को न हो, अनुराग मेहरा अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं। इशिता, डोंट वरी डेड, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिसेज खुराना अरुण के लिए हेल्थी खाना बनाकर ले जाती है। एक बार फिर पाखी और मिसेज खुराना का आमना सामना हो जाता है। पाखी जो मिसेज खुराना को देखकर डर गई थी और कांपने लगी थी, वो उन्हें देखती है। पाखी उन्हें देखकर कहीं भाग जाना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप उनके सामने अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। मिसेज खुराना पाखी को अब एक अलग ही नजर से देख रही थी। वो पाखी को देखते हुए माही से कहती है, माही इससे कहो घर जाकर पहले फ्रेश हो जाए, फिर चाहे तो थोड़ा आराम करके वापस आ सकती है। कल से अभी तक एक ही कपड़ों में है। अरुण की तबीयत ठीक नहीं है, उसके आसपास सफाई का ध्यान तो रखना ही होगा। मिसेज खुराना की बातें सुनकर पाखी के साथ साथ वहां मौजूद आरव और माही भी हैरान थे। उन सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या माँ ने पाखी को एक्सेप्ट कर लिया है? पाखी तो मिसेज खुराना की बातें सुनकर उन्हें हैरानी से देख रही थी। मिसेज खुराना सबको यूं खुद को घूरता देख कहती है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उनके ऐसा कहने पर सब इधर उधर देखने लगते हैं। मिसेज खुराना आरव से कहती है, तुम इसके साथ जाओ। आरव हाँ में अपना सर हिलाता है। पाखी और आरव दोनों ही हॉस्पिटल से विला के निकल जाते हैं। तारांकन चैप्टर 66 पाखी की जेलसी। अरुण को हॉस्पिटल में एक हफ्ता हो गया था। आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। पाखी, माही और आरव, रोहित और काव्या सब अरुण को लेने हॉस्पिटल आए थे। डिस्चार्ज मिलते ही वो सभी अरुण को लेकर उसके विला आ जाते हैं। अरुण जो रिकवर हो गया था, उसके बॉडी पर हल्के चोट के निशान अभी भी थे। वो सभी अरुण के ठीक होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। एक हफ्ता बीत गया था। इस एक हफ्ते में ऋषभ दोबारा पाखी के सामने नहीं आया और न ही उसने पाखी से कोई कांटेक्ट किया। इधर इशिता भी खुन्नस में बैठी थी।
इस एक हफ्ते में उसने कई बार पाखी को होम करने की कोशिश की पर वो नाकामयाब ही रही। दूसरी तरफ महेंद्र खुराना ने भी पाखी के बारे में अपने अदमियों से कहकर पता करवाया, पर उनके हाथ भी ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे प्रूफ हो सके कि पाखी उनके बेस्ट फ्रेंड आकाश और आस्था मेहरा की बेटी है। मिस्टर खुराना हताश निराश होकर अपना सर पकड़ सोच में डूबे हुए थे कि तभी मिसेज खुराना वहां आती है। अपने हस्बैंड को ऐसे बैठा देख वो समझ जाती है वो किसी बात से परेशान है। मिसेज खुराना उनके पास आकर बैठते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ, आप किसी बात से परेशान है? मिस्टर खुराना मिसेज खुराना की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने पूरी छानबीन करवाई फिर भी कुछ पता नहीं चला। उसे पहली बार देखकर एक उम्मीद जगी थी दिल में पर आज वो उम्मीद भी टूट गई। मिसेज खुराना समझाते हुए कहती है, आप ज्यादा मत सोचे, क्या हुआ अगर वो उनकी बेटी नहीं है? उसकी शक्ल तो आस्था भाभी से मिलती है ना, हम उसे आस्था भाभी की बेटी की तरह ही देखेंगे। हमारे लिए वो परी ही है। मिस्टर खुराना हम में जवाब देते हैं और अपनी पत्नी अर्पणा से कहते हैं, क्या तुमने बच्चों को मेंशन आने के लिए कहा? मिसेज खुराना हमें जवाब देती है। इधर पाखी वार्डरोब से सारे कपड़े बाहर निकालकर बेड पर फैलाए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने। वो उन कपड़ों को देखते हुए कहती है, आज हम पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं, क्या पहने कुछ समझ नहीं आ रहा। अरुण जब पाखी के रूम में आता है, वो पाखी ऐसे परेशान कपड़ों को घूरता देख उससे क्यूरियस होते हुए पूछता है, तुम अपनी ड्रेसेज को ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम इन ड्रेसेज को फेंकने वाली हो? पाखी चिढ़ते हुए कहती है, आपको कुछ पता भी है हम कितने परेशान हैं? अरुण, क्या हुआ, बताओ तुम इतनी परेशान क्यों हो? पाखी, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या पहनकर जाए आपके घर। पाखी छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहती है, अरुण, इसमें इतना क्यों सोच रही हो, तुम कुछ भी पहनो, तुम पर सब अच्छा लगता है। हम पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं, ऐसे कैसे कुछ भी पहन सकते हैं? पाखी खींचते हुए कहती है, अरुण ठीक है, रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। शॉपिंग अभी? पाखी चौंकते हुए कहती है। अरुण हाँ में अपना सर हिलाता है और कुछ ही देर बाद दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। अरुण, जिसे डॉक्टर ने कुछ समय के लिए ड्राइव करने से मना किया था, आज वो पाखी के साथ पीछे बैठा था और उसका ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। अरुण रास्ते में ही अपने मॉल के मैनेजर को कॉल करता है। कॉल पिक होते ही अरुण कहता है, मैं मॉल आ रहा हूं, मेक श्योर कि मॉल में ज्यादा क्राउड ना हो। अरुण की बात सुनते ही मैनेजर हड़बड़ाते हुए कहता है, ओके सर। पाखी और अरुण दोनों मॉल पहुंचते हैं। मैनेजर अरुण को अटेंड करने के लिए वो मॉल के एंट्रेंस पर ही खड़ा अरुण का वेट कर रहा था। वो अरुण को देखते ही उसे विश करने उसके पास जाता है। अरुण मैनेजर से कहता है, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया हूँ। मैनेजर अरुण की बात मानकर वहां से चला जाता है, पर उसके माइंड में एक बात चल रही थी। जब उसने अरुण के साथ पाखी को देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो वही लड़की है जिससे उनकी शादी होने वाली है। वो पाखी को देखकर उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया और कहता है, सर की चॉइस का भी जवाब नहीं। पाखी और अरुण एक शॉप के सामने जाकर रुक जाते हैं। पाखी को बाहर से ही दिख जाता है कि उस शॉप के अंदर इंडियन ड्रेसेज थी। वो अरुण का हाथ पकड़ उसे अंदर ले जाती है। अरुण भी खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगता है। पाखी जिस शॉप के अंदर गई थी वो एक साड़ी शॉप थी। पाखी ने रास्ते में ही डिसाइड कर लिया था वो पहली बार अपने ससुराल साड़ी पहनकर जाएगी। पाखी वहां काम कर रहे लड़के से उसे साड़ी दिखाने के लिए कहती है। अरुण, जो पाखी से थोड़ी दूरी पर खड़ा अपना फोन यूज कर रहा था, उसे नहीं पता था वो वहां मौजूद लड़कियों का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था। उस शॉप में शॉपिंग कर रही लड़कियों की नजर जब अरुण पर पड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सभी एकदम से अरुण को आकर घेर लेती है। अरुण को एहसास होता है कि उसके आसपास गर्मी बढ़ गई है। वो अपनी नजरें फोन से हटाकर ऊपर देखता है। ऊपर देखते ही अरुण की आंखें शोक में बड़ी हो गई थी। वो मन ही मन खुद से थैंक्स टू डेड, बिकॉज ऑफ यू डेड। उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सब अरुण खुराना कौन है ये जान गए थे। ऊपर से अरुण गुड लुकिंग फेस, जो एक बार देख ले तो कोई चाहकर भी भूल न पाए। वो फेस कैसे नहीं किसी लड़की को याद रहता। उन लड़कियों ने जिन्होंने अरुण को घेरा हुआ था उनमें से एक लड़की अरुण के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर खुराना, आई एम मोनिका। अरुण, जो उस लड़की को जानता तक नहीं था, वो उस लड़की से कैसे हाथ मिला सकता था। तभी दूसरी लड़की कहती है, आपने सोच नहीं सकते मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं। मुझे बिजनेस मैगजीन पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब से आपके बारे में न्यूज प्रिंट होने लगी है मैं बिजनेस मैगजीन पढ़ने लगी हूं। अरुण चुपचाप वहां खड़ा उन लड़कियों के बीच में से निकलने की सोच रहा था, पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो अपने मन में मैनेजर को कोसते हुए कहता है,
कहा था मैंने मॉल में क्राउड नहीं होना चाहिए। तभी एक और लड़की कहती है, मिस्टर खुराना आपको याद है हम एक हफ्ते पहले पार्टी में मिले थे आपके मेंशन में। उस लड़की की बातें सुनकर सभी लड़कियां उससे घूर कर देखने लगती है। अरुण भी उस लड़की की तरफ देखता है, पर उस लड़की को देखकर अरुण मन ही मन कहता है, मुझे तो याद नहीं मैं इस लड़की से पहले कभी मिल चुका हूं। अरुण अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने माथे को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, पाखी कहाँ हो यार तुम बचाओ मुझे इन चिपकू लड़कियों से। अच्छा होता आरव को भी साथ ले आता, मेरी जगह वो खड़ा होता अभी, कम से कम मैं तो बच जाता। अरुण जो ये सब सोच रहा था तो वही पाखी अपने हाथ में एक साड़ी लेती है, पीछे मुड़कर उस साड़ी पर ही नजरें गड़ाए हुए अरुण से कहती है, ये साड़ी कैसी लग रही है आपको। कहती हुई पाखी अपना सर ऊपर करती है पर उसे अरुण कहीं नहीं दिखता। पाखी अपने सामने अरुण को न देखकर खुद से कहती है, ये कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। पाखी उस लड़के से कहती है जिसने थोड़ी देर पहले उसे साड़ी दिखाई थी। पाखी उससे पूछती है, यहाँ जो मेरे साथ खड़े थे आपने उन्हें देखा कहीं जाते हुए। वो लड़का अरुण को अच्छे से जानता था कि वो कौन है। वो पाखी को अपनी उंगली दूसरी तरफ जहां उन लड़कियों ने अरुण को घेरा हुआ था उस तरफ इशारे करते हुए कहता है, मैम सर वहां उन लड़कियों के बीच में है। दरअसल पाखी को साड़ी दिखाते दिखाते उसने लड़कियों को अरुण को घेरते हुए देख लिया था। पाखी ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी किए उन लड़कियों को घूर कर देखने लगती है। वो अपने हाथ में पकड़ी साड़ी को उस लड़के को देकर तेज कदमों से चली जाती है जहां उन लड़कियों ने अरुण घेरा हुआ था। नजदीक पहुंचकर पाखी को उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती है, आप न सच में बहुत हैंडसम है, वो लड़की अपनी मधोशी भरी आवाज में कहती है। तभी एक और लड़की कहती है, ये मेरा नंबर है, क्या मैं आपके फोन में सेव कर दूं। उन लड़कियों की बात सुनकर तो पाखी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसकी आंखों में जेलोसी साफ साफ दिख रही थी। पाखी का मन कर रहा था वो अरुण को उन लड़कियों के बीच से उड़ा कर ले जाए। उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था, उसके हस्बैंड को कोई और लड़की देखे या उसे रिझाने की कोशिश करे। वो एक पल की और देरी न करते हुए भीड़ को चीरकर अरुण के सामने आ जाती है। अरुण पाखी को देखकर एक लंबी सांस लेता है और कहता है, थैंक्स गॉड तुम आ गई। पाखी अरुण के सामने खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अरुण पाखी को खुद को यूएसए घूरता देख समझ गया था कि वो बहुत गुस्से में है और वो उसे नहीं छोड़ने वाली। जैसे ही पाखी अरुण का हाथ पकड़ती है वो सभी लड़कियां पाखी को घूर कर देखने लगती है और फुसफुसाते हुए कहती है, देखो तो कैसी लड़की है ये, हम यहाँ इतनी देर से खड़े हैं, हमें तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं और इसे देखो। आते ही इस लड़की ने मिस्टर खुराना का हाथ पकड़ लिया। पाखी के कानों में उन लड़कियों की फुसफुसाने की आवाज चली गई थी। वो अरुण का हाथ पकड़ उसे ले जाते हुए रुक कर कहती है, जिस नंबर पर आप कॉल कर रही है वो नंबर हमेशा के लिए व्यस्त है, कृपया किसी और नंबर पर कॉल करें। कहते हुए पाखी अरुण को उन लड़कियों के बीच से निकाल कर ले जाती है। पाखी की बातें सुनकर उन लड़कियों का मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनमें से एक लड़की कहती है, क्या ये मिस्टर खुराना की गर्लफ्रेंड है। दूसरी लड़की कहती है, उस लड़की के एटीट्यूड से तो ऐसा ही लग रहा था, कितनी लकी है न ये लड़की बिजनेस किन की गर्लफ्रेंड है। तभी एक और लड़की कहती है, वैसे ये लड़की काफी ज्यादा प्रिटी है। प्रिटी तो होगी है, आफ्टर ऑल वो बिजनेस किन की गर्लफ्रेंड जो है, ऐसी वैसी कोई लड़की थोड़ी ही ना मिस्टर खुराना की गर्लफ्रेंड बन सकती है। पीछे से एक लड़की कहती है। तभी एक और लड़की कहती है, ये भी किसी बड़े बिजनेसमैन की ही बेटी होगी। चैप्टर 67 पाखी का मेंशन जाना। पाखी अरुण को उन लड़कियों के बीच से निकाल कर ले जाती है। वो दूसरी तरफ जाकर अरुण को घूर कर देखते हुए कहती है, आप उन लड़कियों के बीच क्या कर रहे थे। पाखी का सवाल सुनकर अरुण हक्का बक्का रह गया था। वो पाखी एक्सप्लेन करते हुए कहता है, क्या कर रहा था, मतलब मैं फंस गया था उनके बीच। पाखी, अच्छा तो आप फंस गए थे, आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। अरुण, पाखी सच में यार मैं उन लड़कियों ने निकलने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे लिए। पाखी अरुण खा जाने वाली नजरों से देखती है। अरुण समझ गया था कि पाखी को समझा पाना अब मुश्किल है, उसने तो अपने मन में एक अलग ही कहानी सोच ली है। अरुण पाखी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ पसंद आया। पाखी मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं। अरुण, ठीक है हम दूसरी शॉप में चलते हैं। अरुण पाखी को लेकर चला जाता है। करीब 1 घंटे की शॉपिंग के बाद अरुण और पाखी विला आ जाते हैं। पाखी जो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी वो उन गिफ्ट्स को पैक करने लगती है। पाखी ने वो सारी शॉपिंग अपने पैसों से की थी। उसने अपने पति के अमीर होने का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया था। जब अरुण ने बिलिंग के दौरान पाखी से कहा था इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तो पाखी ने अरुण को समझाते हुए कहा वो फर्स्ट टाइम अपने ससुराल जा रही है
और उनके लिए गिफ्ट्स अपने पैसों से खरीदना चाहती है। पाखी के इतने प्यार से कहने पर अरुण भी उससे मना नहीं कर पाया और उसने पाखी को अपने मन का करने दिया। शाम होते ही पाखी रेडी होने चली जाती है। वो एक रेड कॉलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट वियर करती है। पाखी उस ड्रेस में आसमान से आई लाल परी जैसी दिख रही थी। अरुण की नज़र तो पाखी से हट ही नहीं रही थी। अरुण पाखी को अपने करीब लाकर उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, क्या हम कल मेंशन जा सकते हैं? अरुण के ऐसे कहने पर वो अरुण का इशारा अच्छे से समझ रही थी। पाखी अरुण को खुद से दूर करते हुए उसे धक्का देते हुए कहती है, आपकी माँ ने आज हमें बुलाया है और आप चाहते हैं हम कल जाए। आपको अंदाजा भी है आपकी माँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी? उन्हें तो यही लगेगा ना हम उनकी कही बातों का मान नहीं रखते। पाखी मुंह बनाते हुए कहती है। पाखी की बातें सुनकर अरुण कहता है, ठीक है, हम आज ही जाएंगे। अगर तुम रेडी हो तो चलते हैं। पाखी, हम रेडी है, बस ये गिफ्ट्स कार में रखवाने हैं। अरुण, वो मैं चिराग से कहकर रखवा दूंगा। अरुण और पाखी दोनों साथ में विला से बाहर निकलते हैं। अरुण चिराग से कहकर वो सारे गिफ्ट्स कार में रखवा देता है। पाखी और अरुण दोनों खुराना मेंशन के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ अपने घर के लिविंग एरिया में बैठा रिवान से डिस्कस करते हुए कहता है, इस साल ये टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। रिवान उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, भाई ये टेंडर हर साल खुरानाज को मिलता है। थोड़ा रुक भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तू तो नो बॉल पर छक्के मारना की सोच रहा है। ऋषभ रिवान की बातों का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं धीरे नहीं तेज चलने में बिलीव करता हूँ। ऋषभ की बातें सुन रिवान बड़बड़ाते हुए कहता है, काश तू लव लाइफ में भी तेज चलता तो पाखी को कोई और न ले जाता। रिवान को यूं खुद में बड़बड़ाता देख ऋषभ कहता है, तूने कुछ कहा? रिवान, नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ऋषभ अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाए हुए कहता है, टेंडर कब निकलने वाला है? रिवान, 2 दिन बाद। ऋषभ, ओके। रिवान, पर इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, काफी सारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरा है। ऋषभ, रेस जीतने में भी तभी मजा आता है जब उस रेस में ज्यादा घोड़े दौड़ रहे हो। अकेले दौड़कर जीतने की कोई वैल्यू नहीं रहती है, जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ही ज्यादा जीत का मजा। रिवान, पर तू इतना श्योर कैसे है? ये टेंडर तुझे ही मिलेगा। ऋषभ, क्योंकि मैंने टेंडर को लो बजट में भरा है। रिवान चौंकते हुए कहता है, ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा भाई। ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं होगा, हमें प्रॉफिट ही होगा। ऋषभ को इतना कॉन्फिडेंट देखकर रिवान आगे उससे कुछ नहीं कहता। खुराना मेंशन। पाखी और अरुण खुराना मेंशन पहुंच गए थे। आज पहली बार पाखी खुराना मेंशन को देख रही थी। पाखी मेंशन के बाहर गार्डन में खड़ी मेंशन को बाहर से देखते हुए कहती है, क्या ये सच में आपका घर अरुण जी? अरुण, हाँ। पाखी मेंशन को देखते हुए कहती है, इसे घर क्यों कहते हो, इसे तो महल कहना चाहिए। पाखी की बातों पर अरुण को हंसी आ जाती है और पाखी से कहता है, चलो अब इसे अंदर से देख लेना, ये तुम्हारा ही घर है। पाखी को हेजिटेशन होने लगी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बस यही डर लग रहा था, कहीं उससे गलती ना हो जाए। पाखी अपना एक एक कदम संभाल कर रख रही थी। वो मेंशन के एंट्रेंस पर जाते हुए चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रही थी। वहां काफी सारे गार्ड सिक्योरिटी के लिए थे। पाखी जो इधर उधर देख रही थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एंट्रेंस के पास आ गई है। पाखी स्टेयर्स से टकरा जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि अरुण उसे थाम लेता है। वो पाखी को संभालते हुए कहता है, आराम से पाखी। पाखी संभल कर खड़ी होती है और वो अरुण के कदमों से कदम मिलाकर चलने लगती है। जैसे ही अरुण और पाखी मेन डोर के पास पहुंचते हैं कि वो एक आवाज सुनकर वही खड़े हो जाते हैं। अर्पणा खुराना, जो पाखी और अरुण का ही वेट कर रही थी, वो दोनों को अंदर आते देख उन्हें रोकते हुए कहती है, वही रुक जाओ तुम दोनों। पाखी तो उनकी आवाज सुनकर ही डर गई थी। पाखी का दिल अब और तेज धड़कने लगा था। मिसेज खुराना उन दोनों के पास आकर अरुण को देखते हुए कहती है, घर की बहू आज पहली बार घर में आ रही है और तुम उसे बिना आरती के अंदर ला रहे थे। अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, सॉरी माँ। मिसेज खुराना हरीश से कहती है, जाओ आरती की थाल ले आओ। हरीश जल्दी से जाकर आरती की थाल ले आता है। पाखी मिसेज खुराना की बातें सुनकर जल्दी से अपने दुपट्टे से सर को ढक लेती है। पाखी के सर को ढका देखकर मिसेज खुराना उससे मुस्कुरा कर देखती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ लगाती है। पाखी ये देखकर खुश हो जाती है। फाइनली उसे उसकी मदर इन लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया था। पाखी तो एक पल के लिए उनका पोलाइट नेचर देखकर सरप्राइज हो गई थी। मिसेज खुराना आरती की थाल से उन दोनों की आरती उतारती है। पाखी अपना राइट पैर रखकर अंदर आती है।
माही जो कब से पाखी के आने का वेट कर रही थी, वो पाखी को देखती है, उसके गले लग जाती है। पाखी भी माही को हक कर लेती है। माही खुश होते हुए कहती है, वेलकम टू योर रियल होम भाभी। पाखी की नज़र जब अरुण के पापा पर जाती है तो वो सबसे पहले उनके पास जाती है और उनके पैर छूती है। पाखी का संस्कारी नेचर देखकर मिस्टर खुराना बहुत खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। मिस्टर खुराना को एहसास होता है कि उन्होंने पाखी को पहले की इतना मिसअंडरस्टैंड किया। पाखी मिसेज खुराना के भी पैर छूती है। पाखी को सबसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, वो मन ही मन कहती है। थैंक यू महादेव, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। कल तक जो पाखी खुद को अकेला समझ रही थी, आज उसके पास एक फैमिली थी। पाखी की खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। वो सभी डाइनिंग एरिया में जाते हैं। पाखी देखती है सारा खाना उसकी और अरुण की पसंद का था। वो सब के साथ धीरे धीरे घुल रही थी। पाखी की हेजिटेशन भी कम हो गई थी। सभी एक साथ डिनर करते हैं। वो सभी डिनर के बाद लिविंग एरिया में बैठे थे। पाखी जो गिफ्ट सबके लिए लाई थी, वो सभी को उनके गिफ्ट्स देती है। मिस्टर और मिसेज खुराना को पाखी का ये नेचर बहुत अच्छा लगा था। महेंद्र पाखी से कहते हैं, बेटा आप दोनों ने शादी तो कर ली, पर ये शादी हम ऐसे अनाउंस नहीं कर सकते। आप दोनों एक बार फिर से शादी करनी पड़ेगी। पाखी को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो उनकी बात का मान रखने के लिए हमें अपना सर हिला देती है। अर्पणा पाखी से उसकी कुंडली मांगती है। पाखी मना करते हुए कहती है, आंटी जी वो कुंडली तो लखनऊ में है। पाखी के आंटी कहने पर मिसेज खुराना उससे कहती है, बेटा आंटी नहीं माँ कहो। और आगे कहती है, कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी बर्थ डेट बता दो, मैं कुंडली बनवा लूंगी। पाखी उन्हें अपनी बर्थ डेट बता देती है। पाखी उनका इतना प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। मिसेज खुराना के कहने पर पाखी और अरुण दोनों वही मेंशन में रुक जाते हैं। चैप्टर 68 पाखी का मेंशन जाना। पाखी अरुण को उन लड़कियों के बीच से निकाल कर ले जाती है। वो दूसरी तरफ जाकर अरुण को घूर कर देखते हुए कहती है, आप उन लड़कियों के बीच क्या कर रहे थे? पाखी का सवाल सुनकर अरुण हक्का बक्का रह गया था। वो पाखी एक्सप्लेन करते हुए कहता है, क्या कर रहा था? मतलब मैं फंस गया था उनके बीच। पाखी, अच्छा तो आप फंस गए थे, आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। अरुण, पाखी सच में यार, मैं उन लड़कियों ने निकलने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे लिए। पाखी अरुण खा जाने वाली नजरों से देखती है। अरुण समझ गया था कि पाखी को समझा पाना अब मुश्किल है। उसने तो अपने मन में एक अलग ही कहानी सोच ली है। अरुण पाखी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ पसंद आया? पाखी मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं। अरुण, ठीक है हम दूसरी शॉप में चलते हैं। अरुण पाखी को लेकर चला जाता है। करीब 1 घंटे की शॉपिंग के बाद अरुण और पाखी विला आ जाते हैं। पाखी जो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, वो उन गिफ्ट्स को पैक करने लगती है। पाखी ने वो सारी शॉपिंग अपने पैसों से की थी। उसने अपने पति के अमीर होने का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया था। जब अरुण ने बिलिंग के दौरान पाखी से कहा था, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, तो पाखी ने अरुण को समझाते हुए कहा वो फर्स्ट टाइम अपने ससुराल जा रही है और उनके लिए गिफ्ट्स अपने पैसों से खरीदना चाहती है। पाखी के इतने प्यार से कहने पर अरुण भी उससे मना नहीं कर पाया और उसने पाखी को अपने मन का करने दिया। शाम होते ही पाखी रेडी होने चली जाती है। वो एक रेड कॉलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट वियर करती है। पाखी उस ड्रेस में आसमान से आई लाल परी जैसी दिख रही थी। अरुण की नज़र तो पाखी से हट ही नहीं रही थी। अरुण पाखी को अपने करीब लाकर उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, क्या हम कल मेंशन जा सकते हैं? अरुण के ऐसे कहने पर वो अरुण का इशारा अच्छे से समझ रही थी। पाखी अरुण को खुद से दूर करते हुए उसे धक्का देते हुए कहती है, आपकी माँ ने आज हमें बुलाया है और आप चाहते हैं हम कल जाए। आपको अंदाजा भी है आपकी माँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी? उन्हें तो यही लगेगा ना हम उनकी कही बातों का मान नहीं रखते। पाखी मुंह बनाते हुए कहती है। पाखी की बातें सुनकर अरुण कहता है, ठीक है हम आज ही जाएंगे, अगर तुम रेडी हो तो चलते हैं। पाखी, हम रेडी है, बस ये गिफ्ट्स कार में रखवाने हैं। अरुण, वो मैं चिराग से कहकर रखवा दूंगा। अरुण और पाखी दोनों साथ में विला से बाहर निकलते हैं। अरुण चिराग से कहकर वो सारे गिफ्ट्स कार में रखवा देता है। पाखी और अरुण दोनों खुराना मेंशन के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ अपने घर के लिविंग एरिया में बैठा रिवान से डिस्कस करते हुए कहता है, इस साल ये टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। रिवान उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, भाई ये टेंडर हर साल खुरानाज को मिलता है। थोड़ा रुक भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तू तो नो बॉल पर छक्के मारना की सोच रहा है। ऋषभ रिवान की बातों का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं धीरे नहीं तेज चलने में बिलीव करता हूँ। ऋषभ की बातें सुन रिवान बड़बड़ाते हुए कहता है, काश तू लव लाइफ में भी तेज चलता तो पाखी को कोई और न ले जाता।
रिवान को यूं खुद में बड़बड़ाता देख ऋषभ कहता है, तूने कुछ कहा? रिवान, नहीं तो, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ऋषभ अपनी नजरें लैपटॉप में गड़ाए हुए कहता है, टेंडर कब निकलने वाला है? रिवान, 2 दिन बाद। ऋषभ, ओके। रिवान, पर इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, काफी सारी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरा है। ऋषभ, रेस जीतने में भी तभी मजा आता है जब उस रेस में ज्यादा घोड़े दौड़ रहे हो। अकेले दौड़कर जीतने की कोई वैल्यू नहीं रहती है, जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ही ज्यादा जीत का मजा। रिवान, पर तू इतना श्योर कैसे है? ये टेंडर तुझे ही मिलेगा। ऋषभ, क्योंकि मैंने टेंडर को लो बजट में भरा है। रिवान चौंकते हुए कहता है, ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा भाई। ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं होगा, हमें प्रॉफिट ही होगा। ऋषभ को इतना कॉन्फिडेंट देखकर रिवान आगे उससे कुछ नहीं कहता। खुराना मेंशन। पाखी और अरुण खुराना मेंशन पहुंच गए थे। आज पहली बार पाखी खुराना मेंशन को देख रही थी। पाखी मेंशन के बाहर गार्डन में खड़ी मेंशन को बाहर से देखते हुए कहती है, क्या ये सच में आपका घर अरुण जी? अरुण, हाँ। पाखी मेंशन को देखते हुए कहती है, इसे घर क्यों कहते हो, इसे तो महल कहना चाहिए। पाखी की बातों पर अरुण को हंसी आ जाती है और पाखी से कहता है, चलो अब इसे अंदर से देख लेना, ये तुम्हारा ही घर है। पाखी को हेजिटेशन होने लगी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे बस यही डर लग रहा था, कहीं उससे गलती ना हो जाए। पाखी अपना एक एक कदम संभाल कर रख रही थी। वो मेंशन के एंट्रेंस पर जाते हुए चारों तरफ नजरें घुमाकर देख रही थी। वहां काफी सारे गार्ड्स सिक्योरिटी के लिए थे। पाखी जो इधर उधर देख रही थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एंट्रेंस के पास आ गई है। पाखी स्टेयर्स से टकरा जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि अरुण उसे थाम लेता है। वो पाखी को संभालते हुए कहता है, आराम से पाखी। पाखी संभल कर खड़ी होती है और वो अरुण के कदमों से कदम मिलाकर चलने लगती है। जैसे ही अरुण और पाखी मेन डोर के पास पहुंचते हैं कि वो एक आवाज सुनकर वही खड़े हो जाते हैं। अर्पना खुराना, जो पाखी और अरुण का ही वेट कर रही थी, वो दोनों को अंदर आते देख उन्हें रोकते हुए कहती है, वही रुक जाओ तुम दोनों। पाखी तो उनकी आवाज सुनकर ही डर गई थी। पाखी का दिल अब और तेज धड़कने लगा था। मिसेज खुराना उन दोनों के पास आकर अरुण को देखते हुए कहती है, घर की बहू आज पहली बार घर में आ रही है और तुम उसे बिना आरती के अंदर ला रहे थे। अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, सॉरी माँ। मिसेज खुराना हरीश से कहती है, जाओ आरती की थाल ले आओ। हरीश जल्दी से जाकर आरती की थाल ले आता है। पाखी मिसेज खुराना की बातें सुनकर जल्दी से अपने दुपट्टे से सर को ढक लेती है। पाखी के सर को ढका देखकर मिसेज खुराना उससे मुस्कुरा कर देखती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ लगाती है। पाखी ये देखकर खुश हो जाती है। फाइनली उसे उसकी मदर इन लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया था। पाखी तो एक पल के लिए उनका पोलाइट नेचर देखकर सरप्राइज हो गई थी। मिसेज खुराना आरती की थाल से उन दोनों की आरती उतारती है। पाखी अपना राइट पैर रखकर अंदर आती है। माही, जो कब से पाखी के आने का वेट कर रही थी, वो पाखी को देखती है, उसके गले लग जाती है। पाखी भी माही को हक कर लेती है। माही खुश होते हुए कहती है, वेलकम टू योर रियल होम भाभी। पाखी की नज़र जब अरुण के पापा पर जाती है तो वो सबसे पहले उनके पास जाती है और उनके पैर छूती है। पाखी का संस्कारी नेचर देखकर मिस्टर खुराना बहुत खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। मिस्टर खुराना को एहसास होता है कि उन्होंने पाखी को पहले कितना मिसअंडरस्टैंड किया। पाखी मिसेज खुराना के भी पैर छूती है। पाखी को सबसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन कहती है, थैंक यू महादेव, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। कल तक जो पाखी खुद को अकेला समझ रही थी, आज उसके पास एक फैमिली थी। पाखी की खुशी उसकी आंखों से झलक रही थी। वो सभी डाइनिंग एरिया में जाते हैं। पाखी देखती है सारा खाना उसकी और अरुण की पसंद का था। वो सब के साथ धीरे धीरे घुल रही थी। पाखी की हेजिटेशन भी कम हो गई थी। सभी एक साथ डिनर करते हैं। वो सभी डिनर के बाद लिविंग एरिया में बैठे थे। पाखी जो गिफ्ट सबके लिए लाई थी, वो सभी को उनके गिफ्ट्स देती है। मिस्टर और मिसेज खुराना को पाखी का ये नेचर बहुत अच्छा लगा था। महेंद्र पाखी से कहते हैं, बेटा आप दोनों ने शादी तो कर ली, पर ये शादी हम ऐसे अनाउंस नहीं कर सकते। आप दोनों एक बार फिर से शादी करनी पड़ेगी। पाखी को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो उनकी बात का मान रखने के लिए हमें अपना सर हिला देती है। अर्पना पाखी से उसकी कुंडली मांगती है। पाखी मना करते हुए कहती है, आंटी जी वो कुंडली तो लखनऊ में है। पाखी के आंटी कहने पर मिसेज खुराना उससे कहती है, बेटा आंटी नहीं माँ कहो। और आगे कहती है, कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी बर्थ डेट बता दो, मैं कुंडली बनवा लूंगी। पाखी उन्हें अपनी बर्थ डेट बता देती है। पाखी उनका इतना प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है।
मिसेज खुराना के कहने पर पाखी और अरुण दोनों वही मेंशन में रुक जाते हैं। चैप्टर 69 आरव की अनजान लड़की से मुलाकात। आरव जो पाखी के हाथ से बने गोभी के पराठे खाते हुए उसकी तारीफ किए जा रहा था, अरुण को देखते ही वो रुक जाता है। चेयर से उठकर आरव अरुण के पास जाता है और उससे कहता है, क्या भाई, आपने अपने छोटे भाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आरव की बातें अरुण को समझ नहीं आ रही थी। वो आरव को अजीब तरह से देखता है, जैसे पूछ रहा हो कहना क्या चाहता है। आरव अरुण का ऐसा रिएक्शन देखकर उससे मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तो सिंगल ही रह गया ना, आपने और रोहित भाई ने तो अपना सोच लिया पर मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा भाई। आरव की बातें सुनकर अरुण उससे कहता है, तू और सिंगल क्यों, तेरी सभी गर्लफ्रेंड्स ने तुझसे एक साथ ब्रेकअप कर लिया। माही सुनकर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, भाई दिल्ली की आधी लड़कियों के नंबर तो भाई के कांटेक्ट में सेव है। माही की बातें सुनकर सब आरव को आंखें बड़ी किए देख रहे थे। पाखी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पाखी मन ही मन कहती है, क्या सच में आरव जी प्ले बॉय है? शक्ल से तो कितने भोले लगते हैं। फिर अरुण को एक नजर देखते हुए कहती है, कितना फर्क है दोनों भाइयों में। तभी पाखी शिव जी को याद करते हुए कहती है, थैंक यू महादेव हमारी शादी अरुण जी से कराने के लिए। आपसे से रिक्वेस्ट है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट शिव जी, अरुण जी की नजरें हम पर ही रहे, उन्हें कोई और कभी पसंद नहीं आनी चाहिए। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते अरुण जी हमारे अलावा किसी और को देखें। पाखी जो मन ही मन शिव जी से प्रार्थना किए जा रही थी, तभी उसका ध्यान माही की आवाज से टूटता है। माही अरुण से कहती है, भाई आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे क्या? अरुण, आरव तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा, मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरुण की बातों पर माही थोड़ा लाउड वॉइस में कहती है, आरव भाई के साथ जाने से अच्छा है भाई मैं खुद ही चली जाऊं, मुझे फिर से अपने दोस्तों के सामने एम्बेरेस्ड नहीं होना। माही का इतना ही कहना था कि आरव और माही की चूहे बिल्ली वाली लड़ाई शुरू हो गई। माही की बातों का जवाब देते हुए आरव कहता है, अच्छा चीकू की बच्ची, तेरे दोस्तों को देखा है, कैसी है वो? माही चिढ़ते हुए कहती है, अच्छे से सबको याद है भाई, आपने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम वाली बात का जिक्र होते ही आरव उसे कुछ न बोलने के इशारे करता है, पर माही वो तो जैसे आज प्लानिंग करके आई थी, आज वो आरव की पोल खोलकर उसकी इज्जत का फालूदा बना देगी। माही आरव की लास्ट डेट के बारे में बताते हुए कहती है, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भाई मेरी एक क्लासमेट सुनैना के साथ डेट पर गए थे, वहां उन्हें उनकी एक्स नैना मिल गई थी और फिर दोनों ने मिलकर भाई की कहते हुए माही जोर जोर से हंसने लगती है। तो वही आरव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। उन दोनों की ऐसी क्यूट फाइट देखकर सब हंसने लगते हैं। अरुण पाखी के साथ ऑफिस आ जाता है और माही आरव के साथ कॉलेज चली जाती है। महेंद्र खुराना अर्पणा से कहते हैं, अपने दूसरे बेटे के भी हाथ पीले करने की तैयारी करो अब। मिसेज खुराना हाँ में अपना सर हिलाते हुए जी कहती है। अरुण आज 2 हफ्तों बाद ऑफिस आया था। मयंक उसे सारी अपडेट देता है। इन 2 हफ्तों में जो भी अरुण की एब्सेंस में हुआ उसे वो सब बताता है। साथ ही वो आरव की तारीफ करते हुए कहता है, आरव सर ने आपकी एब्सेंस में अच्छे से काम किया था। और मयंक अरुण को उस टेंडर के बारे में भी बताता है जिसका रिजल्ट कल आने वाला था। मयंक अरुण से कहता है, आरव सर ने टेंडर को लो बजट में रखा है, जिससे इसकी पूरी उम्मीद है कि ये टेंडर हमें ही मिलेगा। अरुण खुश होते हुए कहता है, चलो अच्छा है, धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबल तो हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे रास्ते माही आरव एक दूसरे से लड़ते हुए कॉलेज आए थे। आरव का ध्यान जो माही से लड़ने पर था, वो सामने से रोड क्रॉस कर रही लड़की को नहीं देख पाता। माही से लड़ते हुए जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, वो एकदम से ब्रेक लगा देता है। ऐसे अचानक ब्रेक लगाने से माही का सर टकरा जाता है और वो लड़की जो उनके कार के सामने थी, ब्रेक की आवाज से वो कार की बोनेट पर गिर गई थी। उस लड़की के खुले ब्राउन हेयर उसके फेस को कवर कर लेते हैं। वो जैसे ही अपने बालों को अपने फेस से हटाकर सामने देखती है तो ड्राइविंग सीट पर बैठे आरव से उसकी नजरें मिलती है। आरव जो उसकी खूबसूरती को देखकर सब भूल गया था, वो उसे एकटक बिना पलके झपकाए बस उसकी उन ब्राउन आइज में देखे ही जा रहा था। पर उस लड़की के चेहरे पर तो गुस्सा था। माही एक हाथ से अपने सर को सहलाते हुए कहती है, क्या भाई आपको तरस नहीं आता मेरे पर? मैं आपकी इकलौती बहन हूं, क्या आप मुझे मार डालना चाहते हैं? कहते हुए माही आरव की तरफ देखती है। आरव जो बस उस लड़की को घुरे ही जा रहा था। माही की बायों का उस पर कोई असर नहीं होता। माही आरव की नजरों का पीछा करते हुए सामने देखती है तो उसे उस लड़की का गुस्से वाला फेस दिखता है। वो गुस्से से ही आरव को घूर रही थी। माही ये देखकर आरव को कोहनी मारते हुए दबी आवाज में कहती है, भाई क्या कर रहे हो भाई? वो गुस्से से घूर रही है और आप उसे प्यार से देखे ही जा रहे हो, मरवाओगे क्या भाई? माही के इतने कहने पर भी आरव को जैसे फर्क ही नहीं पड़ा।
वो बिना एक बार भी पलके झपकाए उस लड़की को देखे ही जा रहा था। माही ये देखकर कि उसकी बातों का आरव पर कोई असर नहीं हुआ, वो अपना माथा पीट लेती है और अपनी बुक्स लेकर कार से बड़बड़ाते हुए निकलती है। गलती आपने की है तो इस लड़की की मार भी आप ही खाओगे। मैं तो चली, कहती हुई माही कार से निकलकर चली जाती है। वो लड़की खुद को आरव को ऐसे घूरता देखकर कार की बोनेट पर अपना हाथ जोर से पटकती है और गुस्से से कहती है, बाहर निकल, चल बाहर निकल। उस लड़की की बातें सुनकर आरव चौंक जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, ये खूबसूरत लड़कियां मुंह खोलने पर इतनी बदसूरत क्यों लगने लगती है। कहते हुए आरव कार से बाहर आता है। अंडरस्को वो लड़की गुस्से से आरव के पास आते हुए कहती है, तेरी ये जो स्पोर्ट्स कार है, तूने क्या इसे एरोप्लेन समझा है जो तू सड़क पर चल रहे लोगों की परवाह न करते हुए इसे उड़ाए जा रहा है। आरव उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, हे यू डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। आरव की बातों पर वो लड़की पॉलिटली टोन में कहती है, ओ जहांपना, आपको बुरा लगा इसके लिए सॉरी कहिए, और क्या खिदमत कर सकती हूं मैं आपकी। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर तो आरव का सर चकराने लगा था। वो अजीब तरह उस लड़की को देखते हुए कहता है, क्या ये लड़की पागल है। खुद के लिए पागल वर्ड सुनकर वो लड़की आरव का कॉलर पकड़ दांत पीसते हुए कहती है, पागल किसको बोला तूने, कनखजूरे कहीं के। खुद के लिए कानखुजरा वर्ड सुनकर आरव उसके हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है, तुम दूर रहो मुझसे पागल लड़की। अपने गलती के लिए मैं कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। कंपनसेशन देगा मुझे, रुक बताती हूँ तुझे मैं अभी, कनखजूरे। कहते हुए वो लड़की सड़क के किनारे पड़े छोटे छोटे 2-3 पत्थर उठाती है और आरव की स्पोर्ट कार की हेडलाइट पर मारती है। पत्थर के हेडलाइट पर पड़ते ही वो टूट जाती है। आरव उसके निशाने को देखकर कहता है, क्या ये पागल लड़की आर्चरी में एक्सपर्ट है। आरव जो उसके इस टैलेंट को आंखें फाड़े देख रहा था कि तभी वो अपने पर्स से पैसे निकालकर आरव के हाथ में देते हुए कहती है, ये तेरी इस हेडलाइट का कंपनसेशन। वो ये आरव के हाथ में पैसे थमाकर कहते हुए चली जाती है। आरव उसे मुंह खोले बस जाते हुए देखता रह जाता है। आरव खिसियाते हुए कहता है, इस पागल लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आरव खुराना को एटीट्यूड दिखाया इसने। इधर ऑफिस में कियारा को खबर मिल गई थी, पाखी आज ऑफिस आए हैं। वो इशिता को कॉल करके बता देती है। दरअसल इशिता और कियारा पाखी के अकेले होने का इंतजार कर रहे थे, पर पाखी कुछ दिनों से अरुण के साथ ही रहती थी और उसके साथ ही आना जाना करती थी। वो दोनों ही पाखी पर हमला करने के लिए उसके अकेले होने का इंतजार कर रहे थे। पाखी जो अब अरुण के कैबिन में ही उसके साथ बैठकर काम करती थी। ऑफिस में भी सबको पाखी और अरुण की नज़दीकियों की भनक लग गई थी। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन दोनों के बारे में गॉसिप करे। साथ ही अरुण और पाखी का क्या रिश्ता है ये भी कोई नहीं जानता था। एक लड़का कैबिन का डोर नॉक करके अंदर आता है और अरुण और पाखी के लिए कॉफी रखकर चला जाता है। पाखी कॉफी पीते हुए एक प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रही थी कि तभी उसे खांसी होने लगती है। अरुण पाखी को ऐसे खस्ता देख जल्दी से उसके पास आता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। पाखी कुछ बोलना चाह रही होती है पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और उसकी खांसी वो और बढ़ गई थी। तारांकन चैप्टर 70 अरुण का गुस्सा। पाखी जो कॉफी पीते ही खांसने लगी थी, उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अरुण ये देखकर घबरा जाता है और वो जल्दी से मयंक को बुलाता है। मयंक जब वहां आता है तो उसे अरुण डॉक्टर को उसके फ्लैट में लाने के लिए कहता है। अरुण पाखी को अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने अपने फ्लैट में ले जाता है। पाखी की आंखों में आंसू आ हुए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या हो रहा, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की एक टीम जो ऑफिस के बिल्डिंग के अंडरग्राउंड फ्लोर पर मिनी हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहती थी। उन डॉक्टर्स को मयंक अपने साथ लेकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चला जाता है अरुण के फ्लैट में। इन सब में 20 मिनट से ज्यादा का टाइम लग गया था। तब तक पाखी की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जब डॉक्टर्स पाखी को चेक कर रहे थे उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या है, पर वो ये बात खुलकर बोल नहीं सकते थे। अरुण जो लगातार उन डॉक्टर्स को घूरे ही जा रहा था, उसे देखकर वो डॉक्टर्स और भी ज्यादा डर गए थे। एक डॉक्टर हिम्मत करते हुए कहता है, अभी इन्होंने 20-25 मिनट पहले कुछ खाया या पिया था क्या। डॉक्टर के सवाल पर अरुण कहता है, हाँ कॉफी पीती थी। डॉक्टर वो कॉफी का मग उससे मंगवाते हैं और उसे मिनी हॉस्पिटल के लैब में चेक करने के लिए भेज देते हैं। वो डॉक्टर अरुण के डर से इतना फास्ट सब कुछ कर रहे थे कि 15 मिनट में ही उनके हाथों में कॉफी का टेस्ट रिजल्ट था। उनमें से एक मैन डॉक्टर जो सभी का हेड था वो अरुण से कहता है, इस कॉफी में एक सिवोन एक्स नाम का लिक्विड मिला है। वो उस लिक्विड की अरुण को पूरी जानकारी देते हुए कहते हैं, दरअसल ये लिक्विड एनिमल्स पर इस्तेमाल किया जाता है।
डॉक्टर का इतना ही कहना था कि अरुण की मुट्ठी गुस्से कस गई। वो मयंक को एक नज़र देखता है। मयंक अरुण की आंखों में गुस्से से जल रही आग को देखता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वो डॉक्टर आगे कहता है, जब हम किसी एनिमल को एनेस्थीसिया न देकर डायरेक्ट उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बहुत आवाज करते हैं। उनकी उस आवाज को दबाने के लिए ही इस लिक्विड को बनाया गया है। ये सब सुनकर अरुण का गुस्सा जैसे उसके कंट्रोल में नहीं था। वो उस शख्स को अपने हाथों से सजा देना चाहता था जिसने उसकी पाखी के साथ ये सब किया था। एक एनिमल पर यूज होने वाली मेडिसिन उसकी पाखी को दी गई थी। ये सुनकर ही अरुण गुस्से से पागल हो गया था। ठीक उसी वक्त मयंक उस लड़के को ले आता है जिसने अरुण और पाखी को कॉफी दी थी। अरुण उस लड़के की तरफ देखता है। वो लड़का उसके ऑफिस में कैंटीन में काम करता था जो सबके लिए स्नैक्स कॉफी चाहिए सब सप्लाई करता था। वो लड़का जब अरुण की आंखों को देखता है तो वो उसे देखकर डर से कांपने लगता है। वो लड़का अरुण के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। पर अरुण पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे तो बस एक बात की चिंता थी, उसकी पाखी को कितनी तकलीफ हो रही थी। एक तरफ जहां अरुण सच जान रहा था तो दूसरी तरफ पाखी का ट्रीटमेंट हो रहा था। उस लड़के को इतना गिड़गिड़ाता देख मयंक कहता है, सर इसे देखकर लग नहीं रहा कि ये इसने किया होगा। अरुण अपने वर्ड्स पर जोर देते हुए कहता है, तो पता करो किसने किया है, मुझे 20 मिनट के अंदर वो शख्स मेरे सामने चाहिए। मयंक ओके कहता है और वहां से उस लड़के को लेकर चला जाता है। मयंक जिसे माही ने बता दिया था कि पाखी और अरुण का क्या रिश्ता है, तो वो आज जो अरुण कर रहा था वो इस बात से बिल्कुल भी शॉक नहीं था, क्योंकि अगर अरुण की जगह वो होता और किसी ने वो सब माही के साथ किया होता तो मयंक भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। मयंक वहां से निकलकर सिक्योरिटी रूम में जाता है और सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है और उस फुटेज में उसे वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो अपने असिस्टेंट को भेजकर फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक शख्स को बुलवाता है। वो शख्स जब मयंक के सामने आता है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उससे मयंक अरुण के कैबिन में ले जाता है। डॉक्टर ने पाखी को मेडिसिन दे दी थी। पाखी अरुण के फ्लैट में ही आराम कर रही थी। डॉक्टर्स के कहे अनुसार पाखी की आवाज वापस आने में 18 से 20 घंटे लगने वाले थे। अरुण के सामने आते ही वो आदमी पसीने से भीग जाता है। उसे एहसास हो गया था कि वो पकड़ा गया है। अरुण जो उसे घूर रहा था वो उससे कहता है, किसके कहने पर तुमने ये किया। वो आदमी अब पूरी तरह घबरा गया था। सच बोलने के सिवा उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। वो कहना शुरू करता है। वो अरुण के पैरों में गिरकर कहता है, अरुण को तो जैसे उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस सच जानना चाहता था। वो आदमी रोते हुए कहता है, सर आज सुबह मेरे डेस्क पर एक पेपर नोट मुझे मिला था। जब मैंने उसे खोलकर पढ़ा तो उसमें एक मैसेज था, 10 मिनट बाद कैंटीन बॉय सबको चाय और कॉफी देने आएगा। कॉफी के 2 मग जो अलग दिख रहे होंगे उसमें से एक में मुझे वो मिलाना है। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे सिस्टम के पास एक छोटी सी शीशी रखी थी, मुझे उसे मिलाने के लिए कहा गया था। ये कहकर वो चुप हो जाता है। अरुण उसे गुस्से से घूर कर देखता है और उसकी कॉलर पकड़ उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम ऐसे कैसे किसी के कहने पर ये सब कर सकते हो। वो आदमी अपनी नजरें चुराने लगता है। मयंक उसके पास आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ पड़ते ही वो आदमी नीचे गिर जाता है। मयंक उसकी कॉलर पकड़ उसे उठाता है और उससे कहता है, बता तूने ये क्यों किया। वो आदमी जब कुछ नहीं कहता तो अरुण कहता है, मयंक पुलिस को बुलाओ, अब वो ही इस केस को हैंडल करेगी। पुलिस का नाम सुनते ही वो आदमी डर जाता है और रोने लगता है। वो अपने दोनों हाथ अरुण के सामने जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अरुण उसकी कॉलर पकड़ कहता है, तुझे माफ कर दूं, तुझे पता भी है तूने किया क्या है। तेरी वजह से मेरी। अरुण आगे अपनी बात को संभालते हुए कहता है, उस कॉफी को पीने के बाद मेरी सेक्रेटरी के साथ क्या हुआ है तुझे अंदाजा भी है। अरुण जो पाखी को अपनी बीवी कहने वाला था वो शब्दों को कहते हुए संभाल लेता है। अभी वो इस सच को रिवील नहीं कर सकता था। अगर ऐसा होता तो मीडिया को कोई भी ये खबर बेच सकता था। एक बार जब ये खबर मीडिया को मिल जाती तो अरुण और पाखी मीडिया के लिए हॉट टॉपिक बन जाते और कल की ब्रेकिंग न्यूज अरुण और पाखी की ही होती। वो इसलिए अपने वर्ड्स को संभाल कर बोल रहा था। इसलिए उसने पाखी को सेक्रेटरी कहा क्योंकि वो उसके ऑफिस को पाखी ने उसकी सेक्रेटरी की जॉब के लिए ही ज्वाइन किया था। अरुण ने जब उससे पाखी की हालत के बारे में कहा तो वो डर गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। अरुण ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मयंक से कहता है, अभी के अभी कमिश्नर को कॉल करो। कमिश्नर का नाम सुनते ही वो पहले से ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, सर मैं आपको सब सच सच बताता हूँ, आप पुलिस को मत बुलाए प्लीज सर। उसकी बात सुनकर अरुण मयंक को एक लुक देता है। उनका प्लान काम कर गया था। पुलिस को तो वो वैसे ही बुलाने वाले थे पर उससे पहले वो सच जानना चाहते थे।
वो आदमी कहता है, सर मुझसे ये करवाने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया था। किसने तुम्हें ब्लैकमेल किया था? अरुण एरोगेंट वॉइस में कहता है। वो आदमी, पता नहीं सर, उसने मुझे ब्लैकमेल एक नोट के जरिए किया था, मैं नहीं जानता सर वो कौन है। अरुण, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई भी तुमसे कुछ भी करने के लिए कहेगा और तुम कर दोगे। सच सच बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? वो आदमी कहता है, सर मैंने 2 महीने पहले जब मैं कंपनी का अकाउंट चेक कर रहा था, तब मैंने 10 लाख रुपए की चोरी की थी। वो प्रॉफिट इतना ज्यादा था कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं गया, और मैंने इस चीज का फायदा उठाया। पर पता नहीं उस इंसान को ये बात कैसे पता थी। उसने मुझे धमकी दी थी, जैसा वो चाहता मैं वैसा नहीं करूंगा तो वो सारे सबूत आपको दिखा देगा और मुझे कंपनी से निकलवा देगा। अरुण उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था, अब उसे उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। वो मयंक से कहता है, पुलिस को बुलाओ। ये सुनते ही वो आदमी फिर से अरुण के पैरों में गिर जाता है, रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है, सर प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। वो चीखता चिल्लाता रह जाता है, पर अरुण उसकी एक नहीं सुनता, 2 गार्ड उसे वहां से घसीट कर ले जाते हैं। अरुण मयंक से कहता है, पता करो इन सब के पीछे है कौन। मयंक ओके कहता है और अपने काम में लग जाता है। अरुण जल्दी से वापस अपने फ्लैट में चला जाता है। वो अपने बेडरूम में जाकर सोई हुई पाखी को देखता है और वही उसके पास बैठ जाता है और अपने हाथ से पाखी के सर को सहलाने लगता है और अपना दूसरा हाथ पाखी के हाथ पर रखता है। उसे थोड़ी देर पहले पाखी के साथ जो हुआ वो याद आ रहा था। अरुण की मुट्ठी गुस्से में एक बार फिर कस जाती है। अरुण मन ही मन खुद से कहता है, तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया है ना, बस एक बार मुझे उस शख्स का पता चल जाए। मैं खुद नहीं जानता मैं उस शख्स के साथ क्या करूंगा। जितनी तकलीफ उसने तुम्हें दी है न पाखी, उसका हिसाब तो उसे चुकाना पड़ेगा। अरुण की आंखों में गुस्सा और उस शख्स के लिए नफरत साफ साफ दिख रही थी।